राधे राधे सभी को। आशा है आप सब कुशल मंगल होंगे। जैसा कि आपको पता है, हमारी कंप्यूटर अनुदेशक की एक सीरीज़ चल रही है जिसमें हम सारे सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे हैं। आज जो हम लगाने वाले हैं वो रहने वाला है मैथ्स प्लस रीजनिंग, यानी कि जनरल एबिलिटी के PYQs, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं कोई भी इधर उधर के क्वेश्चंस नहीं कराने वाला हूं, जो कि RSSB ने पूछे गए क्वेश्चंस हैं, जो आए हैं सिर्फ वही क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूं, ताकि आपको एक पैटर्न का अंदाज़ा लग जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हमें ज़्यादा आइडिया मिलता रहेगा। तो मैं ये चीज़ बता दूं, ये सारे क्वेश्चंस वो हैं जो पहले आ चुके हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यही डिसाइड करेंगे कि आपका जो है एग्ज़ाम कैसा जाएगा। तो बिना देरी करे जो है हम आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा हमारा जो थीम है इस जनरल एबिलिटी के लिए, दैट इज़ कंसिस्टेंसी लीड्स टू मास्टरी। अब ये क्यों है, इसका मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि देखो, कई बार क्या होता है ना, हमें लगता है कि हमें चीज़ें जल्दी याद नहीं होती हैं, या फिर हम बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं हैं, हम जल्दी ग्रास्प नहीं कर पाते, इसलिए हम जो है एग्ज़ाम नहीं निकाल पाते। पर एक्चुअल में वैसा है ही नहीं। सिर्फ एक चीज़ डिसाइड करती है कि आपका पेपर कैसा जाएगा, दैट इज़ कंसिस्टेंसी। आप जितनी बार रेगुलर बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे, बार बार चीज़ों को दोहराते रहेंगे, है ना, बिना ये सोचे समझे कि आपसे होगा कि नहीं होगा, लगे रहेंगे लगे रहेंगे लगे रहेंगे, तो एक ना एक दिन आपका वो हो जाएगा। उससे आपका मतलब वही है ना कि मतलब कि आप कितना इंटेलिजेंट है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है ना, तो फिर वो उसका कोई यूज़ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये थीम है हमारे इस वीडियो सीरीज़ की। तो बस स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अब आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का, उसका ये मैथ्स का क्वेश्चन है, जिसमें हमें एक डेटा दे रखा है। दी फॉलोइंग टेबल शोज़ द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड व्हीकल्स। जो व्हीकल्स रजिस्टर होती हैं उसका डेटा दे रखा है एक सिटी का, अलग अलग सालों का। जैसे कि कार का दे रखा है, बस का दे रखा है, ट्रक का दे रखा है, बाइक का दे रखा है, अदर्स में ऑटो वगैरह सब कुछ आ जाएगा, और टोटल दे रखा है। 3 साल का दे रखा है, 1990 से 1991 तक, 2000 से 2001 तक, और 2010 से 2011 तक। ठीक है, ये हमें दे रखा है। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। इफ परसेंटेज ऑफ इंक्रीज ऑफ टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स फ्रॉम 2000 से 2001 टू 2010 से 11 इज मेड इक्वल टू परसेंटेज ऑफ इंक्रीज ऑफ टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स फ्रॉम 1990 से 91 टू 2000 से 2001, देन टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स इन 2010 और 11 कितना होगा, ये आपसे बोला गया है। ठीक है, अब देखने वाली बात क्या है, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ इंक्रीज जो है वो इक्वल दे रखा है। कितना जो कुल प्रतिशत है जो बढ़ता है ना, वो बराबर दे रखा है। परसेंटेज बराबर नहीं दे रखा, परसेंटेज ऑफ इंक्रीज बराबर दे रखा है। तो हम दोनों चीज़ निकाल लेते हैं। पहले हम निकाल लेते हैं यहाँ पे 1990 से टोटल व्हीकल्स कितनी है, 9.18 लाख है, और 2000 में इतना है। तो इसका इंक्रीज़ कितना होगा, इसका इंक्रीज़ होगा, माइनस करते हैं इसको, तो 7.10। परसेंटेज इंक्रीज़ कितना होगा, तो कितना इंक्रीज़ हुआ, किससे हम बेस ईयर किसका लिया है हमने, ये 1990 वाला लिया है, इंटू 100, ये परसेंटेज इंक्रीज़ हो गया ये वाला। अब वैसे ही इसका कितना होगा परसेंटेज इंक्रीज़, इसका होगा मतलब कि हमें टोटल पता तो है नहीं कितना है टोटल हमारा 2010-11 में, तो वो मान लो x मान लो उसको, कितना है 19.95 अपॉन बेस ईयर कितना है, बेस ईयर यही है, तो 19.95 इंटू 100। अब ये जो डेटा है और ये जो डेटा है, आपको बोला गया कि परसेंटेज इंक्रीज जो है ये इक्वल है। ठीक है, और आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो बस सॉल्व कर लो, सिंपल। यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 19.95 अपॉन 19.95 इंटू 100, 10.77 अपॉन 19.18 इंटू 100, 100 से 100 कट जाएगा,
अब इसको सॉल्व करना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है तो मैं फटाफट करते चलूँगा। अगर इसको हटाएंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, और ये दोनों अगर आपस में कटेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 1.1732। ठीक है, इक्वल्स टू x माइनस 19.95 अपॉन 19.95। ये इधर जाएगा तो इंटू होगा, तो इंटू कर लेते हैं। ये इंटू होगा तो इसका आंसर आएगा 732 इंटू 19.95, ये लगभग आएगा आपका 23.405 के। ठीक है, अब ये माइनस है, ये माइनस वहाँ जाके क्या होगा, प्लस होगा, तो x इक्वल टू किसके बराबर जाएगा, 23.405 प्लस 19.95, जोड़ लो 5 5 3 पॉइंट 3 4 43.3335 कौन सा, यही वाला ऑप्शन पास में है, तो यही आंसर आपका हो जाएगा। तो एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी, आप आई होप कि आप PYQs लगा रहे होंगे, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है, वीडियोस में भी बताया है कि PYQ लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब PYQ से आपको ये पता चलता है कि जो DI वाले क्वेश्चन हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन वाले जो क्वेश्चन हैं, उनमें ज़्यादातर कैलकुलेशन पूछी गई है, कैलकुलेशन आपको करनी पड़ी है। ऐसा नहीं है कि एकदम हल्का सा क्वेश्चन है, सिंपल कैलकुलेशन है, आपका आंसर मिल गया, ऐसा नहीं है, कैलकुलेशन करनी पड़ी है। इसलिए आपको ये चीज़ आनी है कि कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसके हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है। आगे आएंगे, अगला क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 25 रिजल्ट इज 18। 25 परिमाणों का औसत है 18। ठीक है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 इज 14। पहले 12 जो हैं नंबर, उनका एवरेज है 14 और आखिरी 12 का है 17। आपको जो बच गया, जो 13वां रिजल्ट है, उसका निकालना है। अब मैं अगर समझाने की कोशिश करूं तो मान लो ये 25 रिजल्ट हैं आपके, 1 2 ऐसे ऐसे करते करते 12 13 14 फिर 15 16 17 18 19 20 21, ये 25, तो मतलब टोटल कितने हैं, 25 रिजल्ट हैं आपके पास। 25 रिजल्ट हैं, 25 का एवरेज आपको दे रखा है 18। ठीक है, और शुरू के 12, 1 से लेके 12 तक, शुरू के 12 का एवरेज दे रखा है आपको 14 और आखिरी के 12 का एवरेज दे रखा है आपको 17। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब जो नंबर बच गया है, जो 13वां नंबर जो है वो बच गया, उसका बताना है कि ये कितना होगा। अब इसको करने के 2 तरीके हैं। पहले मैं आपको बेसिक बताता हूँ, फिर मैं आपको जो मेरा तरीका है वो बताता हूँ। देखो बेसिक क्या बोलता है कि टोटल जो है नंबर 25 है, जिनका एवरेज 18 है। ठीक है, अब शुरू के 12 कितने हैं, शुरू के 12 का एवरेज 14 है ना, और फिर 13वां नंबर है, 13th वाला नंबर है, और फिर आखिरी के 12 है, आखिरी के 12 का क्या है, 17 है। तो आपको पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर इन दोनों को प्लस करना है, और फिर जो आंसर आएगा उसको इससे माइनस कर देना है, तो आपको 13वां नंबर का आंसर मिल जाएगा। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ये है बेसिक तरीका। अब मैं अगर आपको दूसरा तरीका बताऊं, जो फास्ट है और जल्दी हो जाएगा, तो आप ये समझो कि टोटल का एवरेज कितना है, 18 है। टोटल का एवरेज कितना है, 18 है। मतलब अगर मान लो कि सारे नंबर 18 हो गए, मान लो सारे नंबर 18 हैं, तो सबका एवरेज 18 आएगा, तो मान लो सारे नंबर 18 हैं। अब शुरू के 12 के एवरेज कितना है, 14 है, मतलब ये 18 से कितना कम है, ये 18 से 4 कम है, तो मतलब हर नंबर में 4 कम होगा, समझ रहे हो। तो ये नंबर भी कितना होगा, 14 होगा, ये नंबर भी कितना होगा, 14 होगा। ठीक है, तो 12 नंबर हैं और हर नंबर 4 से कम है, तो टोटल कितने कम हो गए, 48 नंबर यहाँ कम हो गए। ठीक है, आखिरी के 12 जो हैं वो 17 हैं, तो कितने कम है टोटल एवरेज से, तो ये 1 कम है। सेम चीज़ है, 12 नंबर हैं, हर एक नंबर 1 से कम है, तो कितने हैं, 12 नंबर यहाँ कम हो गए। 48 यहाँ कम है, 12 यहाँ कम है। ठीक है, नंबर कम है। अब इसकी भरपाई कौन करेगा, अगर एवरेज को बराबर आना है तो इसकी भरपाई कौन करेगा, 13वां नंबर करेगा। तो 13वां नंबर मान लो 18 था, 18 में से 48 यहाँ कम है, 12 यहाँ, यानी कि टोटल कितने हैं, टोटल 60 कम है। तो 60 यहाँ कम है, तो इसको 60 ज़्यादा होने पड़ेंगे, 60 ज़्यादा होगा तभी तो ये पूरी कर पाएगा, भरपाई पूरी कर पाएगा। तो नंबर कितना हो जाएगा, 60 प्लस 18 78 आपका नंबर हो जाएगा 13वां वाला। ठीक है, ये फास्ट होता है ये, पर ये चीज़ है कि ये आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तभी ये चीज़ आती है ना।
ऐसे आपको मतलब अगर नहीं है समझ में आ रहा तो आप बेसिक तरीके से भी करेंगे तब भी आप इजीली कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अ क्यूब इज कलर्ड ब्लू ऑन ऑल फेसेस। एक क्यूब है, एक घन है, उसके सभी साइड को जो है नीले रंग से पोत दिया गया है और फिर उसको 64 स्मॉल क्यूब्स में कट कर दिया गया और हर एक स्मॉल क्यूब जो है वो इक्वल है साइज का है। तो आपको बताना है कि कितने क्यूब ऐसे हैं जिनका एक ही कलर दिख रहा है, मतलब एक ही कलर पे साइड, मतलब एक ही साइड पे कलर है। ठीक है, अब देखो इसको करने की दो तरीके हैं, एक फॉर्मूला है और एक बेसिक तरीका है। ठीक है, पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। तो फॉर्मूला क्या बोलता है, फॉर्मूला बोलता है, ठीक है देखो, पहले एक पूरा बड़ा एक क्यूब था, उसको 64 स्मॉल क्यूब्स में काटा गया, मतलब कि ये इसका पूरा वॉल्यूम, अच्छा क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, क्यूब का वॉल्यूम होता है एक क्यूब, तो एक क्यूब जो है वो कितना है 64 काटा गया है ना, एक वॉल्यूम को 64 में काटा गया है, मतलब कि क्या है एक क्या बोलते हैं, एक क्यूब का साइड कितना है 4 होगा, ये आप मान के चलो। अब अगर हमें निकालना होता है वन साइड कलर तो उसका फॉर्मूला होता है 6 इंटू एन माइनस 2 का स्क्वायर। अगर यहाँ डालेंगे तो 6 इंटू एन कितना है 4, 4 माइनस 2 का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 यानी कि 6 इंटू 4 यानी कि 24 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही याद रख लो, अगर पूछ ले कि कौन सा कलर जो है, मतलब कितने क्यूब्स हैं जिनमें एक भी कलर नहीं है, नॉन कलर्ड क्यूब, तो उसका फॉर्मूला होता है n माइनस 2 का क्यूब। ये दो फॉर्मूले होते हैं जो आपको याद करने हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर आपको नहीं आता है, अब आपको फॉर्मूला याद नहीं है, तब क्या करना है ना, अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा तब तो गड़बड़ हो जाएगी। तब आपको बेसिक से बताता हूँ मैं कि मान लेते हैं एक क्यूब है, एक क्यूब बना लेता हूँ मैं यहाँ पे, चलो बन ही जाएगा, मान ही लेंगे, एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, ऐसे 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 ऐसे। अब इनको क्या है, चार भाग में काटा गया ना, तो 1 2 3 4 हो गए, यहाँ से भी 4 मान लो, 1 2 3 4। सेम यहाँ पे भी कर लो और सेम यहाँ पे भी कर लो। ठीक है, 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4 यहाँ पे हो गया। अब ये पूरा क्या है, पूरा पुता हुआ है नीला, ये आपको मान के चलना है, ये पूरा कितना है, ये पूरा नीला पुता हुआ है। पोत दूँ क्या, समझ में तो आ ही जाएगा, ये मान लो कि पूरा आपको नीला पुता हुआ है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, इतनी चीज़ आपको समझनी है, ये पूरा नीला पुता हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको इरेज कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अगर मैं आपसे सिंपल नॉर्मल सी बात पूछूं कि भाई मुझे बताओ कि 3 साइड में किसके कलर होगा, तो आप ये देखो, ये वाला डब्बा समझो, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। तो देखो, एक तो ये इस कलर इस साइड में कलर है, एक इसके ये साइड में भी कलर होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा है ना, और एक इसके ये साइड में कलर होगा। सेम इधर जो साइड छुप गई है उसमें कलर होगा, सेम इसके इस साइड में कलर होगा, इसके इस साइड में कलर होगा, और एक ये जो साइड दिख रही है इसमें कलर होगा, इसमें एक इस साइड का कलर होगा, इस साइड कलर होगा, और एक साइड जो यहाँ छुप गई है उसमें कलर होगा। मतलब कि आप मान सकते हो कि हर एक क्यूब के जो कोने वाले 4 हैं उनमें 3 साइड में कलर होगा, 3 साइड कलर। ठीक है, तो अभी देखो सेम ये वाला केस होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। तो आप कितना मान सकते हैं, 4 ये मतलब 3 साइड वाले कलर कितने होंगे, टोटल 8 होंगे। एक तो ये बेसिक तरीका समझने का। दूसरा समझाता हूँ, किन साइड में 2 कलर होगा, तो आप देखें ये वाला क्यूब देखें, इस क्यूब में एक ये साइड है और एक ये वाली साइड है, सिर्फ इन दोनों में कलर होगा,
है ना। सेम ये वाला इस साइड में कलर होगा, इस साइड में कलर होगा। अगर ये क्यूब मैं ऐसे उठाता हूँ, निकाल लेता हूँ, इसको बाहर निकाल लेता हूँ, तो ये ऐसे होगा ना, छोटा वाला क्यूब, तो इसमें कलर होगा और इसमें कलर होगा। इधर वाली साइड तो कट गई है, तो इसमें होगा नहीं कलर, ना इस साइड वाले कलर होगा, दो इधर हो गए। सेम चीज़ इसमें भी कलर होगा और इसके संगे इसमें कलर होगा, और इसमें कलर होगा तो इसके संगे इसमें कलर होगा। सेम इसमें और इसके जो पीछे छुप गई है उसमें होगा, इसमें और इसमें छुप गई है। सेम इसमें इसके पीछे और इसमें इसके पीछे। तो ये कितने हैं, ये आपका 2 साइड वाला कलर है, 2 साइड वाले क्यूब है जिसमें 2 साइड कलर होगा, है ना, है कि नहीं। और कितने होंगे ये आप खुद ही देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, और सेम यहाँ पे भी ऐसे करके, सेम यहाँ पे भी ऐसे करके आप निकाल लोगे 2 साइड। अब एक कलर वाली बात करूँ मैं कि एक कलर किस में होगा, तो आप समझो ये जो बच गए, है ना, जैसे आप पनीर का पीस ले लो, अगर बीच से जो काटते हो तो इसमें सिर्फ ऊपर ही तो कलर होगा, अंदर वाले तो सब एकदम सुरक्षित हैं, तो ये 1 साइड वाले कलर होंगे। ठीक है, सेम यहाँ 4 यहाँ पे आएंगे, 4 यहाँ पे आएंगे, है ना, 4 यहाँ पे आएंगे, वैसे 4 यहाँ पे आएंगे, है कि नहीं। 6 साइड हैं तो 4 इंटू 6 यानी कि 24 आपके क्यूब ऐसे होंगे जिनमें एक कलर होगा। ये बेसिक तरीका है समझने का। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहता है तब भी आप जो है आसानी से कर सकते हैं, सिर्फ थोड़ा सा आपके दिमाग में जो है वो फ़ोटो बननी चाहिए कि कैसे होता है। ठीक है, यानी अगर आप इमेजिन कर सकते हैं तो आप इजीली क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 6 पर्सन आर सिटिंग इन अ सर्कल, ए इज फेसिंग बी। ए जो है वो बी की तरफ फेस कर रहा है और 6 लोग सर्कल में बैठे हुए हैं। तो सर्कल बना लेते हैं, ये सर्कल है और 6 लोग, मतलब कि मान लो कि सेंटर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, इस तरफ देख रहे हैं, 6 लोग बैठे हुए हैं। बोला क्या गया है कि ए जो है वो बी के सामने फेस कर रहा है, मतलब बी यहाँ पे मान लो तो ए यहाँ पे। ठीक है, बी इज टू द राइट ऑफ ई। बी जो है वो ई के राइट है एंड लेफ्ट ऑफ सी, सी के लेफ्ट है। तो ये लेफ्ट ये होगा तो सी यहाँ पे होगा और ई यहाँ पे होगा। ठीक है, अब बोला गया क्या, सी इज टू द लेफ्ट ऑफ डी। सी जो है वो डी के लेफ्ट है, सी जो है वो डी के लेफ्ट है, और डी यहाँ पे भी हो सकता है और डी यहाँ पे भी हो सकता है, क्योंकि इस तरह से देखो ना, इस तरह से देखोगे तो ये भी लेफ्ट, इस तरह से देखोगे तो ये भी लेफ्ट पड़ेगा और ये भी लेफ्ट पड़ेगा। ठीक है, तो डी यहाँ पे भी हो सकता है। एफ इज टू द राइट ऑफ ए। एफ जो है वो ए के राइट है, तो ए के राइट है यानी कि एफ यहाँ पे होगा, नहीं सॉरी, एफ यहाँ पे होगा। राइट ये हो गया ना, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, तो एफ यहाँ पे होगा, डी यहाँ पे हो गया। चलो ये क्लियर हो गया। अब पूछा गया क्या, नहीं सॉरी, एफ यहाँ पे होगा और डी यहाँ पे होगा। मैंने सॉरी कंफ्यूज कर दिया है ना। हाँ सही कह रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ है लेफ्ट राइट का, बस आपको ध्यान देना है, बाकी आप आराम से कर लोगे। फिर बोला गया क्या है, डी एक्सचेंज हिज सीट विथ एफ। ई और बी एक्सचेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो डी ने एफ के साथ एक्सचेंज कर लिया, एफ यहाँ पे आ गया, डी यहाँ पे आ गया। हु इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ डी। तो डी के लेफ्ट में कौन है, डी के लेफ्ट में कौन है, ए। तो ए आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल है, हर एक स्टेप को आपको जो है बना के चलना है, और जितने जितने आपके क्या बोलते हैं प्रोबेबिलिटी बनती है उसको भी लिखते चलना है। जैसे कि मतलब कि मैंने बोला था ना, डी यहाँ पे भी हो सकता है, डी यहाँ पे भी हो सकता है, मैंने दोनों जगह लिख दिया। फिर धीरे धीरे कट करते चलना है, तो आप इजीली कर सकते हैं। और वही है कि आप जब रेगुलर बार बार करेंगे तो आपको जो है मिलने लगेगा आइडिया कि किस तरह से सॉल्व करना है, और धीरे धीरे आराम से कर सकते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। अ ट्री इंक्रीज एनुअली बाय 1/8 ऑफ हिज हाइट। एक पेड़ सालाना उसकी ऊंचाई का 1/8 भाग बढ़ता है। ठीक है, बाय हाउ मच विल इट इंक्रीज आफ्टर 2 years इफ इट स्टैंड टुडे 64 सेंटीमीटर। 2 साल बाद उसकी हाइट कितनी हो जाएगी, अगर मान लो आज उसकी हाइट जो है वो 64 सेंटीमीटर और हर साल जो है 1/8 बढ़ता है। तो मतलब आज मान लेते हैं,
आज उसकी हाइट कितनी है 64 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 साल बाद कितनी होगी 1 साल, ठीक है, एक एक 1/8 बढ़ता है, तो मतलब 64 का 1/8 कितना होगा 8 सेंटीमीटर। मतलब 8 सेंटीमीटर वो बढ़ा, पहले 64 था, अब 8 बढ़ गया, तो कितना हो गया ये हो गया 72 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब अगले साल दूसरे साल फिर 1/8 बढ़ा, तो 72 का 1/8 कितना होगा, ये होगा 9, मतलब अगली बार 9 सेंटीमीटर बढ़ा। तो 72 था, 9 सेंटीमीटर बढ़ गया, तो कितना हो गया अब 72 + 9 यानी कि 81 हो गया। तो 2 साल बाद उसकी हाइट कितनी होगी 81 सेंटीमीटर हो गई। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। बेसिक क्वेश्चन था, सिर्फ आपको समझना था कि क्या चीज़ हो रही है। ओके, तो आई होप ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। आगे आते हैं, फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज। श्रेणी में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। एक श्रृंखला दे रखी है और हमें जो है बताना है कौन सा गलत है। तो देखो, अब इसको मैं आपको बताता हूँ, ये चीज़ आपको समझनी है कि ये आप पता कैसे लगाते हैं। देखो, अगर नंबर कोई सीरीज XYZ है, अगर आपको दिख रहा है कि इन दोनों के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप है, तो हो सकता है यहाँ पे ऐड हुआ हो या सब्ट्रैक्ट हुआ हो। ठीक है, अगर गैप ज़्यादा है और फिर अगली बार फिर ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे चांस है कि या तो मल्टीप्लाई हुआ हो, यहाँ पे डिवाइड हुआ हो। ये चीज़ आपको दिमाग में पहले क्लियर कर लेनी है। अब यहाँ देखो, 2880 था, फिर 4880 हो गया, फिर 92 हो गया, मतलब कितना बड़ा गैप आ गया। तो या तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है या तो डिवाइड हुआ है। ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, अब या तो आप डिवाइड से सॉल्व करो, यहाँ से डिवाइड से सॉल्व करो, या तो यहाँ से मल्टीप्लाई से सॉल्व करो। तो सिंपल है कि जो इजी लग रहा है। अब जैसे मेरे को यहाँ से इजी लग रहा है, देखो अब ये 4 था, यहाँ पे भी 4 आ गया, फिर यहाँ पे आ गया 8 आ गया, यहाँ पे आ गया 24 आ गया। मतलब मुझे लग रहा है कि 4 × 1 हुआ है, यहाँ पे 4 × 1 4 और 4 × 2 यहाँ पे हुआ है, 4 × 2 8 हो गया, 8 × 3 यहाँ पे 24 हो गया, 24 × 4 कितना होता है, 24 × 4 होता है 96, और यहाँ 92 है, तो हमें गलत दिखाना था, तो गलत यही हो गया, यहाँ 96 आना चाहिए, 92 वाला गलत हो गया। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी। अगर मान लेते ऐसा होता 15 25 है ना, 35, तो आपको दिख रहा है गैप जो है वो कम है, तो यहाँ पे या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। ये चीज़ आपको समझनी है। जहाँ पे एक्सपोनेंशियली या फिर लंबा गैप होता है, वहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। पहले चीज़ ये नहीं कि आप इसको माइनस करने लगे, तो माइनस करने लगे वहाँ पे आपने टाइम ज़्यादा गवा दिया। तो पहले क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं है, तब आप जो है फिर उसमें जाएंगे, पावर में जाएंगे। पहले लेकिन मल्टीप्लाई डिवाइड बेसिक से चलना है, पहले बेसिक करना है, फिर आगे बढ़ना है। ठीक है, आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी थ्रीज आर देयर इन द गिवन सीक्वेंस विच आर नाइदर प्रेसिडेड बाय 6 नॉर इमीडिएटली फॉलोड बाय 9। तो कितने ऐसे 3 हैं जिसके तुरंत पहले 6 और तुरंत बाद 9 नहीं आता। अब यहाँ पे जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे किया गया है एंड का इस्तेमाल या फिर और का इस्तेमाल। तो याद रखना है, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, दोनों का कंडीशन से सहमति होनी चाहिए, तभी वो चीज़ निकालनी है। पहले देख लेते हैं 3 कहाँ हैं। एक 3 यहाँ पे, एक 3 यहाँ पे, एक 3 यहाँ पे और एक 3 यहाँ पे। 4 3 है हमारे पास। अब चेक कर लेते हैं कि तुरंत पहले 6 नहीं आना चाहिए। तुरंत पहले 6 आ गया और तुरंत बाद 9 आ गया, तो ये तो गलत हो गया। तुरंत पहले 6 नहीं आना चाहिए और तुरंत बाद 9 नहीं आना चाहिए, तो इसके पीछे नहीं है, तो ये सही है। तुरंत पहले 6 नहीं आना चाहिए, तुरंत बाद 9 नहीं आना चाहिए। बाद में 9 तो है लेकिन पहले 6 नहीं है, पर यहाँ पे लिखा था और, मतलब कि एक कंडीशन तो सही है लेकिन दूसरी कंडीशन फॉल्स है, तो ये भी सही हो जाएगा। मैंने आपको क्या बोला, दोनों चीज़ें होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो पहले 6 है बाद में 9 है, तो ये कंडीशन भी फॉल्स होगी। मतलब ऐसे कितने हैं, तो 1 और 2 आपके ऐसे 3 हैं जिनके पहले 6 नहीं आता और बाद में 9 नहीं आता। ठीक है, दोनों कंडीशन सही होनी चाहिए। एंड का यहाँ पे ये मतलब है, बोथ कंडीशन ट्रू। और अगर यहाँ पे मान लो एंड की जगह और होता, और का मतलब क्या होता है कि एक भी कंडीशन अगर सही हो गई तो आपका आंसर क्या बोलते हैं, फॉल्स हो जाएगा।
तो अब यहीं पे समझो, अगर मैं यहाँ इसको और लिख देता तो आंसर क्या होता, देखो आंसर क्या होता कि 6 पहले है और 9 बाद में, तो ये तो फॉल्स हो गया। देखो 6 पहले नहीं है और बाद में 9 नहीं है, तो ये तो सही हो गया। अब यहाँ देखो क्या बोलते हैं, 6 पहले नहीं है लेकिन 9 बाद में है, तो मतलब कि क्या है, एक कंडीशन तो सही है, तो यहीं पे ये भी गलत हो जाता, तो एक आंसर आता आपका। ठीक है, तो ये एंड और या फिर इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, एंड और का क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। आगे आते हैं। इन अ टूर्नामेंट 14 टीम्स प्ले लीग मैचेस, 14 टीमों ने लीग मैच खेला, जैसे आईपीएल होता है वैसे मान लो लीग मैच खेला। इफ़ ईच टीम प्ले अगेंस्ट ईच अदर टीम वंस ओनली, हर एक टीम जो है एक टीम के साथ एक ही बार खेलेगी, यहाँ पे ओनली लिखा है, एक ही बार खेलेगी, दोबारा नहीं खेलेगी। ठीक है, तो बताना है कि टोटल कितने मैचेस खेले जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि मान लो जो पहली टीम है, फर्स्ट टीम है, वो टोटल कितने 14 बार खेलेगी हर एक टीम से एक बार, लेकिन सेकंड टीम जो है वो 13 बार खेलेगी। क्यों? क्योंकि भैया एक बार तो इसके साथ खेल चुकी ना यहाँ पे, तो एक टीम जो है एक टीम के साथ एक ही बार मैच खेलेगी। वैसे ही थर्ड टीम जो है वो कितनी बार खेलेगी, वो 12 बार खेलेगी। क्यों? क्योंकि एक बार यहाँ खेल चुकी है, एक बार यहाँ खेल चुकी है, तो इन दोनों के साथ तो खेलेगी नहीं अब। सेम सो ऑन, ये ऐसे बताना है आपको कि टोटल कितने मैच हैं। तो इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद कर लो। जब ऐसे सवाल पूछे जाएँ तो फॉर्मूला है आपका n इंटू n-1/2। ये फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। n कितना है, 14 और 14-1/2, 60 इंटू 13 यानी कि 91 आपका आंसर हो जाएगा। 91 टोटल मैच जो है वो खेले जाएंगे। तो इस तरह से ये करना, ये फॉर्मूला आप याद कर लो। ठीक है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये मैं आपको बताऊंगा क्योंकि इसका बार बार यूज़ आएगा। ठीक है, आगे भी आएगा, तो मैं आपको बताऊंगा इसको कैसे यूज़ करना है। तो बस ये फॉर्मूला याद कर लो। जब भी क्या बोलते हैं पूछा जाए, है ना, कि एक बार ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला है, जब मैं करवाऊंगा तब आपको बता दूंगा, लेकिन अभी क्या है आपको बेसिक याद रखना है कि जब जीप पूछा जाएगा कि एक टीम एक बार मैच खेल रही है, या फिर एक जैसे मान लो कि क्या बोलते हैं एक कोई भी स्पोर्ट हो, या फिर कोई भी वैसा कोई सिचुएशन हो जिसमें एक बार एक ही काम हो रहा है, उसको दोबारा नहीं करना, तो आपको बताना है कि टोटल कितना है। तो ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक, आगे आते हैं। रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, हमें सूचना पढ़नी है और फिर प्रश्न का उत्तर देना है। आरती इज ओल्डर देन मुस्कान, आरती मुस्कान से बड़ी है। तो मतलब यहाँ पे मान लो आरती है, आरती बड़ी है मुस्कान से, मतलब मुस्कान छोटी है। ठीक है, लिख लिया हमने। गजेंद्र इज ओल्डर देन मुस्कान बट यंगर देन आरती, गजेंद्र जो है वो मुस्कान से तो बड़ा है लेकिन आरती से छोटा है। मुस्कान से बड़ा है, आरती से छोटा है, तो गजेंद्र यहाँ पे बीच में आ गया। ठीक है, केशव इज यंगर देन राजेंद्र एंड मुस्कान, केशव जो है वो मुस्कान से छोटा है और राजेंद्र से भी छोटा है। ठीक है, तो मुस्कान से छोटा है मतलब यहाँ पे आएगा केशव, और राजेंद्र से भी छोटा है, तो ये चीज़ याद नहीं, पर राजेंद्र की हमें जगह पता नहीं है, तो अभी ध्यान रखो, आगे पढ़ो। मुस्कान इज ओल्डर देन राजेंद्र, मुस्कान जो है वो राजेंद्र से बड़ी है, राजेंद्र से बड़ी है, और राजेंद्र से केशव जो है राजेंद्र से छोटा है, तो मुस्कान जो बड़ी है तो राजेंद्र जो है वो यहाँ पे आ जाएगा बीच में। ठीक है, अब आपको पूछना है कि हुज एज इज बिटवीन राजेंद्र एंड गजेंद्र, किसकी उम्र राजेंद्र और गजेंद्र के बीच में है। राजेंद्र और गजेंद्र के बीच में कौन है, तो बीच में हमारी है मुस्कान। सिंपल। हर एक स्टेटमेंट जो है आपको तसल्ली से पढ़ना है, और आपको लग रहा है कितना आसान आ रहा है, लेकिन भाई ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे भी, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, मैं कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं करा रहा, आप साफ साफ देखते हैं यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का ये पेपर का क्वेश्चन। ठीक है, आगे आते हैं। राजू के पिता की आयु राजू की आयु की 3 गुना में 5 वर्ष अधिक है। राजू's father एज इज 5 years more than 3 times of राजू's एज। तो राजू के पापा, इसको हम लिख लेते हैं पी पापा से, और राजू की एज मान लेते हैं आर। ठीक है,
कुछ भी मान लो। तो पापा की जो एज है वो राजू की 3 गुना आयु, 3 गुना यानी कि 3R, उससे 5 साल और, ये है उसके पापा की एज। अब बोला गया है कि राजू के पापा की एज कितनी है, 44 है। तो राजा पापा की एज कितनी होगी, 44 है। अब आपको राजू की एज निकालनी है, सिंपल है, सॉल्व कर लो। ये 5 वहाँ जाके क्या होगा, माइनस, तो 3R इक्वल्स टू 39। तो राजू की एज कितनी आ गई, 39 डिवाइड बाई 3 यानी कि 13। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ओके, आई होप और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए, ये चीज़ मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे आते हैं। अ ग्रुप ऑफ 630 चिल्ड्रन आर अरेंज इन रोज फॉर अ ग्रुप फोटो सेशन। ईच रो कंटेन्स 3 लेस चिल्ड्रन देन रो इन फ्रंट। ठीक है, व्हाट इज द नंबर ऑफ रोज इज नॉट पॉसिबल। कितनी रोज पॉसिबल नहीं है ये बताना आपको। अब देखो, एक तरीका है जो सिंपल है ना, पर अब देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, है ना, जब आपको समझ में ना आ रहा हो तो क्या करना है, तो आपको ऑप्शन चेक करने हैं, ऑप्शन के थ्रू आपको चेक करना है। क्या बोला गया है कि बच्चों को फोटो के लिए ऐसे से बिठा रखा है लाइन में, और हर एक रो, मतलब यहाँ पे अगर 10 बच्चे हैं तो यहाँ पर 3 बच्चे कम हैं, यहाँ 7 होंगे, यहाँ 3 कम है, यहाँ 4 होंगे, ऐसे बोल रखा है। समझ रहे हो, ऐसा बोला गया है कि हर रो में जो है 3 बच्चे कम होंगे, ये बोला गया है। ठीक है, तो अगर मैं मानूँ ये चीज़, हमें नंबर तो पता नहीं है ना, तो अगर मानूँ कि इसमें x बच्चे हैं तो इसमें कितने होंगे, x-3 होंगे, और इसमें कितने होंगे, x-6 होंगे, इसमें कितने होंगे, x-9 होंगे, ऐसा कर करके होंगे। आपको बताना है कि कितनी रो पॉसिबल नहीं है, कितनी रो पॉसिबल नहीं है। सिंपल सी बात है, अगर क्या बोलते हैं, रो को मैं जोड़ूंगा, अगर 630 बच्चे आ रहे हैं, ठीक है, तो मतलब कि ऑप्शन सही है। जैसे कि मान लो 3 रो हैं, अगर 3 रो मानते हैं तो 3 रो में कितने बच्चे होंगे, इतने, तो यानी कि x प्लस x-3 प्लस x-6 इक्वल्स टू 630। तो x की वैल्यू जो है वो होल नंबर होनी चाहिए। सॉल्व कर लेते हैं। 3x-9 इक्वल्स टू 630, 3x इक्वल्स टू 639, x इक्वल्स टू 213। मतलब कि 213 जो है वो बच्चे हो सकते हैं। ठीक है, 213 बच्चे हो सकते हैं। ऐसी सेकंड ऑप्शन देखते हैं। 4 रो हैं तो 4 यानी कि x-3, x-6, x-9, x प्लस x-3 प्लस x-6 प्लस x-9। ठीक है, 630, तो यानी कि 4x माइनस 18 इक्वल्स टू 630। 4x यानी कि 648, x को अगर मैं काटूंगा तो 162, 162 बच्चे भी हो सकते हैं सबसे ऊपर रो में। ठीक है, ये भी सही हो सकता है। तीसरा देखते हैं, 6 हैं तो यहाँ पे x-12 हो जाएगा, और x माइनस कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, तो यानी कि 6x हो जाएगा। ये 6x जोड़ेंगे तो, और इसको जोड़ेंगे तो क्या बोलते हैं, कितना आया था, 18, 12, 30 और ये 15, 45 इक्वल्स टू 630। 6x इक्वल्स टू 675, x इक्वल्स टू कितना आएगा, 112.5। क्या 112.5 बच्चे हो सकते हैं, बच्चा आधा कैसे हो सकता है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, यानी कि ये जो है पॉसिबल नहीं है। 6 रो पॉसिबल नहीं है, तो ये आपसे पूछा गया था। तो ऐसे कई बार क्या है, कई बार जो है वो बोलते हैं ना कि सीधी उंगली से अगर घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ा कर देना चाहिए। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आपको समझ में ना आ रहा हो कि आंसर कैसे निकलना है, तो ऑप्शन के थ्रू चेक करो। मुझे ऑप्शन के थ्रू चेक करना बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि उससे हमें क्लैरिटी मिल जाती है कि भाई ये चीज़ तो होगी ही होगी नहीं, तो वही ऐसा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और जैसे जैसे क्वेश्चन होंगे ना, वैसे वैसे मैं बताऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चन जो है। एक कॉइन वाला क्वेश्चन पूछता है कि ठीक है कि 5 रुपये का
इतने सिक्के हैं, 2 रुपये के इतने सिक्के हैं, 1 रुपये के इतने सिक्के हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। फिर बताओ कि क्या बोलते हैं ये, मतलब कि टोटल जो है 120 रुपये बन रहे हैं, बताओ 5 रुपये के कितने सिक्के हैं, ऐसे वाले। तो वो भी ऑप्शन के थ्रू करोगे तो ईजी रहता है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं। ठीक है, अब आपको आगे समझ में आएगा। ठीक है, आगे आते हैं। इफ बाय अरेंजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड लेस बेबला द नेम ऑफ अ गेम इज फॉर्म्ड, व्हाट आर द फर्स्ट एंड लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड सो फॉर्म्ड। बोला गया है कि ये जो शब्द लिखे हैं उल्टे सीधे, अगर मैं इसको आगे पीछे करूँ, मतलब ए को आगे लिखूँ, एल को पीछे लिखूँ, तो ऐसे करके कोई गेम का नाम बन रहा है, तो क्या हो सकता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो है आपका बेसबॉल बन रहा है। देखो, BASE, ठीक है, BALL, बेसबॉल बन रहा है। तो बेसबॉल गेम का नाम बच रहा है। पूछा गया कि पहला और आखिरी लेटर कौन सा है, तो पहला कौन सा B, आखिरी कौन सा L। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब हिंट क्या दे देता हूँ मैं आपको कि जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो स्पोर्ट्स के नाम आपको ज़्यादातर चेक करना है कि बॉल आखिरी में आएगा ही आएगा। ठीक है, अगर मतलब मैक्सिमम स्पोर्ट्स में देख लो, बास्केटबॉल देख लो, वॉलीबॉल देख लो, लगभग सब में बॉल आता ही आता है। तो एक बार वैसे चेक कर लो, नहीं तो फिर गेस करो, थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा। इजी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे आर दी हैंड्स ऑफ क्लॉक स्ट्रेट। एक दिन में घड़ी की सुइयाँ कितनी बार सीधी रेखा में होती हैं। अब देखो सीधी रेखा में कैसे, जैसे मतलब कि ये घड़ी है, छोटी वाली यहाँ है, बड़ी वाली यहाँ है, तो सीधी रेखा में हो गई। और या फिर मान लो कि छोटी वाली यहाँ है और बड़ी वाली भी यहीं पे, तब भी सीधी रेखा में। मतलब कि जब 180 डिग्री एंगल बन रहा है और जब 0 डिग्री एंगल बन रहा है, तब दोनों जो सुइयाँ हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में हैं। तो आपको बताना है कि दिन में कितनी बार होती हैं। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बना रही है और यहाँ पे कोइंसाइड कर रही है। तो अगर आप ध्यान देंगे तो हर 12 घंटे में 11 बार सुइयाँ स्ट्रेट होती हैं। सेम 12 घंटे में 11 बार सुइयाँ जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करती हैं। ठीक है, 12 घंटे में, तो 24 घंटे में कितनी बार होगा, 24 घंटे में 22 बार, यहाँ पे 22 बार और यहाँ पे भी 22 बार। ठीक है, तो टोटल यानी कि क्या बोलते हैं, टोटल कितना होगा, टोटल होगा आपका 44 बार। एक दिन में 44 बार जो है सुइयाँ स्ट्रेट लाइन में होती हैं। अब आपका सवाल ये होगा कि 24 में 24 बार क्यों नहीं, 24 में 24 बार क्यों नहीं, 12 में 11 बार क्यों और 24 में 22 बार क्यों। तो याद रखना कि 11 AM से 1 PM के बीच में सिर्फ जब 12 बजते हैं, छोटी बड़ी यहाँ पे होती है, तभी एक ही बार जो है वो क्या बोलते हैं ओवरलैप करती है। ठीक है, सेम चीज़ क्या है, जब हम 11 PM और 1 PM के बीच में देखते हैं, 1 AM के बीच में देखते हैं, तो 12 AM पे ही सिर्फ एक बार जो है गैप में वो क्या बोलते हैं स्ट्रेट लाइन में आती है। ठीक है, इसलिए आप देख सकते हैं कि 2 घंटे के बीच में एक बार आ रही है, 2 घंटे के बीच में एक बार आ रही है। तो यहाँ पे जो है एक बार वन टाइम जो है वो कैंसिल आउट हो जाता है। तो 12 घंटे में अगर एक बार कैंसिल हो गया तो 11 टाइम्स, और सेम चीज़ 24 घंटे में वो 22 टाइम्स हो जाता है। तो ये चीज़ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये ऐसा फैक्ट याद कर लो तो आपको और आसानी हो जाएगी ये चीज़ करने में। ठीक है, बाकी फॉर्मूला भी है, लेकिन फॉर्मूला की हमें ज़रूरत क्यों है, जो आप बेसिक तरीके से आप याद कर सकते हो, तो फॉर्मूले की ज़रूरत क्यों है। लेकिन मैं अगली बार ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको फॉर्मूला भी करा दूंगा, जिससे आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है, आगे आते हैं। इन अ सर्टेन लैंग्वेज दिल्ली इज़ कोडेड एज CCIDD और साइट इज़ कोडेड एज RGDDO। हमें बताना है कि बॉम्बे कैसे लिखा जाएगा। मतलब कि किसी कोड लैंग्वेज में दिल्ली को उन्होंने लिख के दिया है CCIDD
BIDD, आपको बताना है कि बॉम्बे को कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर साइड को उन्होंने लिख के दिया है RGDDO। अब आपको समझना क्या है, समझना ये है कि इसको कैसे लिखा होगा, ठीक है। तो हमें समझ में आ रहा है कि D से पहले C आता है, D से पहले C आता है, और E से पहले D आता है, E से पहले D आता है, और D से पहले C आता है। L से पहले क्या आता है, K आता है, और J आता है। मतलब कि अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये एक है, यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, मतलब -1 करेंगे यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे अगर -2 करेंगे तब आएगा ये, यहाँ पे -3 करेंगे तब ये आएगा, और सेम यहाँ पे अगर -4 करेंगे तो D ये आएगा, यहाँ पे ये -5 करेंगे, ठीक है, समझ रहे हो। या फिर ऐसा मान लो कि D से क्या बोलते हैं, एक पहले C आ रहा है, और E के में एक छोड़ के आ रहा है, L में 2 छोड़ के आ रहा है, H में 3 छोड़ के आएगा, I में 4 छोड़ के आएगा, समझ गया। सेम चीज़ लिखो B से, लिखो B में अगर हम एक पहले आ जाए तो A आएगा, O में अगर हम एक छोड़ दें, है ना, N छोड़ दे तो M आएगा, M में 2 छोड़ने पड़ेंगे तो L और K छोड़ना पड़ेगा तो J आएगा, L और K छोड़ना पड़ेगा तो AMJ कौन सा है, एक ये भी है, और ये दोनों तो कैंसिल हो गए। फिर XV दोनों में सेम है, तो यहाँ पे भी X आएगा, यहाँ पे V आएगा। आखिरी वाला चेक करना है, तो Y में क्या आएगा, इसमें हमने 1 छोड़ा, इसमें हमने 2 छोड़ा, इसमें 3 छोड़ा, इसमें 4 छोड़ा, इसमें 5 छोड़ेंगे, तो 5 छोड़ेंगे तो आएगा आपका S। तो यहाँ पे S यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। सिंपल है, पैटर्न समझना है। अगर इससे भी दिक्कत है तो सिंपल सी बात है, मैं आपको बताऊं, आप इनका नंबर सिस्टम लिख लो कि D को हम क्या बोलते हैं, D का हम बोलते हैं 4, इसको हम बोलते हैं 3। तो आपको समझ में आ रहा है कि 4 में से 3 एक कम हुआ, इसको 5 बोलते हैं, इसको 3 बोलते हैं, 5 में से 2 गया, है ना। सिंपल सी बात है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप सिंपल सा उनका नंबर लिख लो क्या होता है, और आपको ईजिली कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इतना हाई नहीं पूछते हैं। जो रीजनिंग के सवाल हैं बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक में या फिर सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक में, वो इतने हाई फाई नहीं होते हैं कि जिसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाना पड़े, ठीक है, बेसिक होते हैं। बस आपको ये है कि समझना है, पैटर्न समझना है। एक बार पैटर्न समझ गए, पैटर्न कैसे समझोगे, प्रैक्टिस से ही समझोगे। अगर प्रैक्टिस लगातार करते रहोगे तो पैटर्न आपको ईजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगले पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स इज 14th टू द राइट ऑफ 6th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट की वर्णमाला में बाएं से छठे अक्षर के दाएं से 14वां कौन सा है, ये बताना। तो लिख लेते हैं एक बार, CDEFGHIJKL। समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है, वैसे जरूरत नहीं है। NOPQRSTUVXYZ, ठीक है, ये हमने लिख लिया, ठीक है। अब ये आपका राइट है और ये आपका लेफ्ट है, ठीक है। तो हाँ, अच्छा सॉरी, ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ठीक ठीक ठीक। तो लेफ्ट से 6th, लेफ्ट से 6th, 1 2 3 4 5 6, और उसके राइट में 14वां, मतलब कि इसी डायरेक्शन में जाना है 14वां। तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कौन सा हो गया, टी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस लेफ्ट राइट में अगर कंफ्यूज नहीं होंगे तो फिर दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कभी मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ, ठीक है। तो ये लेफ्ट है आपका, इस साइड जा रहा है तो लेफ्ट है, इस साइड राइट है, ये राइट हैंड है, समझ रहे हो, ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है ना। अगर आप यहाँ मान लो ये सेंटर मान लो, आप इसका ये सेंटर मान लो, तो ये लेफ्ट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, और ये राइट हो गया, सॉरी, ठीक है। इस तरह से आपको समझना है। आगे आते हैं। अगले में हमें एक मिसिंग नंबर निकालना है,
ठीक है, पैटर्न समझते हैं। पैटर्न क्या हो सकता है, देखो थोड़ा थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो मतलब ये तो प्लस माइनस कुछ होगा। तो देखते हैं, इसमें से ये 3 प्लस हो रहा है ना, इसमें से ये 5 प्लस हो रहा है, इसमें से ये 9 प्लस हो रहा है ना, और इसमें से ये 17 प्लस हो रहा है। अब 17 प्लस हो रहा है तो कोई तो पैटर्न तो बन नहीं रहा। 3 से 2 यहाँ पे, और यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे, अच्छा ठीक 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 ठीक। देखो यार क्या है, यहाँ से यहाँ देखो, 3 दूना 6, 6 में से 1 माइनस किया 5, ठीक है, 5 दूना 10, 10 में से 1 माइनस किया कितना 9, 9 में से 9 दूना 18, 18 में से 1 माइनस किया 17। तो सेम चीज़ 17 दूना 34, 34 में से 1 घटाएंगे तो 34 में से 1 घटाएंगे तो 33। तो 33 जोड़ना है 39 में, कितना आएगा 72 यानी कि 72 ऑप्शन हो जाएगा। मतलब ये जो क्वेश्चन मार्क है ये आपका 72 है, ठीक है। ये चीज़ अब दिक्कत क्या है, कई बार आपको पहली लेयर में जो है आंसर नहीं मिलेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखा कि क्या बोलते हैं, यहाँ 3 था, यहाँ 5 था, यहाँ 9 था। अगर यहाँ पर 7 होता तो हमें समझ में आता कि सब में 2 प्लस हो रहा है, ठीक है, तो ये आगे भी 2 प्लस होगा। लेकिन हमने देखा कि यहाँ भाई 2 जुड़ रहा है, यहाँ 4 जुड़ रहा है, यहाँ 8 जुड़ रहा है कि नहीं, समझ रहे हो। और 8, अच्छा ये दूसरा पैटर्न भी समझ में आ गया है। देखो यार, एकदम से मेरे दिमाग में दूसरा भी आ गया भाई। हमने वो इतना डेप्थ में गए, अगर हम देखते नॉर्मल देखते, यहाँ देखो, यहाँ 2 जुड़ रहा है, यहाँ कितना जुड़ रहा है 4 जुड़ रहा है, और यहाँ कितना जुड़ रहा है 8 जुड़ रहा है। यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यहाँ 16 जुड़ना चाहिए। 17 में 16 जोड़ लो, कितना आएगा 33 आएगा, तो 33 जोड़ दो। 2 पैटर्न बन रहे हैं भाई यहाँ पे, तो मज़ा आ गया भाई, समझ रहे हो। बस देखने की बात है भाई। देखो कोई इस मेरे तरीके से कर लेगा, कोई इस तरीके से कर लेगा, जिससे आपसे कर लेगा, बस उसको पैटर्न दिखना चाहिए। अब देखो पैटर्न के लिए कोई ट्रिक नहीं है, पैटर्न आपको कोई समझा नहीं सकता। जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे पैटर्न्स का, उतना ही आप स्ट्रांग होते जाएंगे। मैं क्या करूँगा ना, एक बार सारे पैटर्न्स के लिए जितने भी पैटर्न्स आए हैं इसमें ये बेसिक अनुदेशक में और सीनियर अनुदेशक में, उनका एक सेपरेट वीडियो ला दूंगा मैं, जिसमें सिर्फ हम पैटर्न करेंगे, तो आपको बेहतर प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे आते हैं। 17th क्वेश्चन बोलता है, इन दी क्वेश्चन बिलो 3 स्टेटमेंट 1, 2 and 3 आर गिवन, ठीक है। 3 स्टेटमेंट दे रखी हैं, पहली, दूसरी, तीसरी। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट विच ऑफ द स्टेटमेंट इज सफिशिएंट टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको बताना है कि पता लगाना है कि दिए गए कथनों में से कौन सा प्रश्न जो है प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, ठीक है। तो प्रश्न क्या है, प्रश्न है हाउ इज क्यू रिलेटेड टू टी। जो क्यू है वो टी से किस तरह संबंधित है, ये आपको बताना है कि पहला स्टेटमेंट, दूसरा या तीसरा, कौन सा जो है सही बताएगा। देखो एम एन आर आर ब्रदर्स, मतलब एम और आर जो है वो भाई भाई हैं, ठीक है। प्लस हम लिखेंगे मेल को, प्लस मैं लिखता हूँ मेल को, और माइनस लिखूँगा फीमेल को, ठीक है। दोनों भाई भाई हैं। दूसरा बोलता है एस हैज़ 2 सन्स, एस के 2 बेटे हैं, एंड 1 डॉटर, एस के 2 बेटे हैं और 1 बेटी है, 3 बच्चे हैं, ठीक है। 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। आर इज़ 1 ऑफ द सन्स, आर इनमें से कोई एक बेटा है, आर कोई एक बेटा है, ठीक है। अब तीसरा देखो, एस इज़ द मदर ऑफ टी एंड मैरिड टू क्यू, एस जो है वो टी की मम्मी है, टी की मम्मी है। एस जो है वो टी की मम्मी है, माइनस, ठीक है। और उनकी शादी हो रखी है क्यू से, मतलब कि क्यू उनके पति हैं, क्यू उनके पति हैं। सिंपल सी बात है, ये हस्बैंड वाइफ है, इनका एक बेटा है टी। आपको वही बताना था कि क्यू जो है किस तरह संबंधित है टी से। तो सिंपल सी बात है, टी क्या होगा, क्यू क्या होगा, क्यू उनका पिता होगा टी का। तो सिंपल सी बात है,
अगर हम पहला स्टेटमेंट भी हम ना देखें, दूसरा भी ना देखें, तो तीसरे से ही हमें सीधा आंसर मिल रहा है। समझ रहे हो? तो पहले दो स्टेटमेंट की जरूरत ही क्या है? सिंपल सी बात है, अगर हम तीसरा स्टेटमेंट भी पता हो कि एस जो है वो टी की मम्मी है और एस की शादी क्यू से हो रखी है, मतलब टी क्यू जो है वो टी का पिता है, सिंपल सी बात है, तो तीसरा स्टेटमेंट हमें अगर हम मिल जाता तब भी हम आंसर निकाल लेते। तो यही इनमें पूछा गया है कि कौन सा कथन जो है वो पर्याप्त है क्वेश्चन को बताने के लिए। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ओके, आगे आते हैं। Which of the following rational number lies between -4/5 and -2/3? परिमेय संख्या निकालनी है आपको कि इन दोनों के बीच में कौन सी परिमेय संख्या जो है वो स्थित होगी। ठीक है, तो -4/5 है और एक -2/3 है। अब हमें देखना है कि कौन सा इनके बीच में आ सकता है। तो आप देखोगे कि डिनोमिनेटर में यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 45 है, यहाँ पे 5 है, तो सबसे बड़ा 45 है। तो मतलब सिंपल सी बात है, सबको जो है 45 में कन्वर्ट कर लो तो इजी हो जाएगा। तो 5 9 45, ऊपर भी 9 से मल्टीप्लाई, और 3 15 45। ठीक है, इसको भी कर लो, -1/3 है, 3 15 45। ठीक है, और 9 पंचे 45, ये तो 45 है ही, इसको भी कर लो 9। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये -15/45, ये हो जाएगा आपका -35/45, और ये 13/45 है, ये है -27/45, और ये ठीक है, और ये कितना हो जाएगा -36/45, और ये हो जाएगा -30/45। ठीक है, सिंपल सी बात है। सबसे बेसिक जो तरीका है, सबसे बेसिक तरीका यही है कि आप सब डिनोमिनेटर को सेम इक्वल बना लो। ठीक है, अब देखो पूछा क्या गया, क्या इन दोनों के बीच में क्या था, तो -36 और -30 के बीच में क्या 15 आता है? नहीं आता। क्या 35 आता है? बिल्कुल आता है। क्या 13 आता है? नहीं आता। क्या 3 आता है? 3 नहीं, 27 आता है? नहीं आता। तो कौन सा आएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या आएगा, -35 आएगा, 35/45, -34/45 आएगा, -33/45 आएगा, या फिर -32/45, या -31/45। यही तो आ सकता है इनके बीच में, और तो कुछ आ नहीं सकता। तो वही हमें निकालना था। तो सबसे बेसिक तरीका क्या है कि आप सबसे पहले डिनोमिनेटर को इक्वल बनाएं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, डिनोमिनेटर को इक्वल बनाएं और फिर चेक करें न्यूमरेटर से। ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है। ये दो चीज़ कर लेंगे तो आप इस तरह के क्वेश्चन को जो है आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछता है, मिस्टर एक्स वॉक 75 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। अब ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है। तो डायरेक्शन वाला बेसिक आप सिंपल से यहाँ ऐसे समझो कि देखो, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। ठीक है, अब ये चीज़ आपको दिमाग में चलनी चाहिए, और साथ में आप जो है जहाँ ये मिस्टर एक्स जाता है वहाँ चलते जाओ। 75 मीटर जो है वो नॉर्थ में जा रहे हैं, तो नॉर्थ में चलो भैया 75 मीटर। यहाँ थे, मतलब मान लो, और यहाँ थे, ये 75 मीटर नॉर्थ में चले। ठीक है, देन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 25 मीटर। 25 क्या बोलते हैं, बाएं मुड़े और 25 मीटर चले यहाँ। ठीक है, यहाँ पहुँच गए अब। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी है। फिर ही टर्न लेफ्ट अगेन एंड वॉक 80 मीटर्स। फिर वो बाएं मुड़े और 80 मीटर चले, फिर बाएं मुड़े और 80 मीटर चले, यहाँ पहुँच गए 80, क्योंकि 50 तो यहीं, 75 तो यहीं था, 5 मीटर और चले तो ये यहाँ पहुँच गए 80। ठीक है, उन्होंने बोला फिर वह दाईं ओर 45 डिग्री के कोण पर मुड़े। ही टर्न राइट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। यहाँ से 45 डिग्री, मतलब देखो ये होता है ना, यहाँ से वो 45 डिग्री मिले, मतलब देखो ये तो 90 है, ये 90 है, ये पूरा 90 है, इसका आधा यानी कि यहाँ इतना मुड़े। ठीक है, तो अब आपको बताना क्या है कि किस डायरेक्शन में वो मुड़ रहे हैं। सिंपल सी बात है, यहाँ समझो। ठीक है,
यहाँ तक थे, ये नॉर्थ था, ये साउथ था, ये साउथ था, तो साउथ में यहाँ ऐसे मान लो ये चले और फिर साउथ में आ रहे हैं और ये 45 डिग्री मुड़े, ये 45 है क्योंकि ये पूरा कितना होता है, ये पूरा तो 90 डिग्री होता है ना, तो आधा मुड़े 45। तो ये डायरेक्शन कौन सा है, ये डायरेक्शन आपका कौन सा है, साउथ वेस्ट है कि नहीं है, तो साउथ वेस्ट आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल चीज़ है, जैसे जैसे वो चलते जा रहा है वैसे वैसे चलते चलो, बस ये डायरेक्शन आपके दिमाग में होता रहना चाहिए। अगर नहीं है तो साइड में लिख बना लो, जैसे मैंने यहाँ पे बना के दिया। सिंपल चीज़ है। रीजनिंग के क्वेश्चन भाई बहुत इजी आते हैं, ठीक है। मैथ्स के थोड़े बहुत कैलकुलेटिव होते हैं, वो मैं आपको धीरे धीरे कराता रहूँगा, हर क्वेश्चन कराता रहूँगा, तो आपको आइडिया मिल जाएगा। और फिर लास्ट में हम जो है एक क्या बोलते हैं फास्ट रिवीजन करेंगे, तो आपको बहुत और अच्छे से जो है एकदम दिमाग में चढ़ जाएगा। अभी जो मैं करवा रहा हूँ आप वो चीज़ करते चलो और साथ में आपको आइडिया मिलते जाएगा कि भाई किस किस तरह के क्वेश्चन जो हैं पूछे जा रहे हैं, वाकई में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन बोलता है, हाउ मैनी सच पेयर ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड फॉरेन, ईच ऑफ विच हैज़ एज मैनी लेटर्स बिटवीन इट्स टू लेटर्स एज दे हैव बिटवीन देम इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। बोला है कि फॉरेन शब्द के अक्षरों में कितने ऐसे युग्म हैं जिनके मध्य उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। अब कहने का मतलब क्या है, अब आप समझो। ये पूछ क्या रहा है, ये पूछ ये रहा है कि जैसे मान लो कि एफ और आर के बीच में है ना कितने लेटर हैं, एक है, एक ही बंदा है। और अगर मैं अल्फ़ाबेट की बात करूं, है ना, तो क्या एफ और आर के बीच में एक ही होता है, नहीं, क्या होता है, जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 होते हैं। तो उसने ये बोला है कि ऐसा कॉम्बिनेशन बताओ, ऐसा युग्म बताओ जिसमें यहाँ पे जितने लेटर दिख रहे हैं असली में भी उतने ही हैं, ठीक है। तो भाई एफ और आर तो हो नहीं सकता। ऐसे ही मान लो कि ओ और ई देख लो, यहाँ पे एक है, क्या वाकई में ओ और ई के बीच में एक ही होता है, नहीं होता। ऐसे ही आर और आई देखो, या फिर ई और जे देखो, ई और जी के बीच में कितने होते हैं, ई और जी के बीच में एफ ही होता है ना, ई एफ जी मतलब एक होता है। और यहाँ पे भी कितना है, यहाँ पे भी एक ही बीच में है, तो यानी कि एक कॉम्बिनेशन तो हमें मिल गया, एक कॉम्बिनेशन तो हमें मिल गया। और चेक करते हैं, ठीक है। ऐसे करके आप चेक करोगे तो सिर्फ एक ही है, मतलब कि एक ही आंसर है, एक ही ऐसा युग्म है जिसके बीच में उतने ही होते हैं जितने वाकई में दिख रहे हैं। अब इसको दूसरा चेक करने का दूसरा तरीका क्या है, आप इन सब के जो है ना न्यूमेरिक वैल्यू लो। जैसे एफ कितना होता है, एफ 6 होता है, ओ कितना होता है, ओ 15 होता है, आर 18 होता है, ई 5 होता है ना, और क्या बोलते हैं आई कितना होता है, आई 9 होता है, जी 7 होता है, और एन जो है 14 होता है। अब आप साफ साफ देखो यहाँ पे 6 में से 18 अगर जाएंगे कितना आएगा, 6 में से 18 जाएंगे तो 12 आएगा, लेकिन यहाँ पे कितना है, एक ही है, तो ये कैंसिल। ऐसे ही देखो आप 7 में से 5 जाएंगे कितना आएगा, 2। 7 में से 5 जाएंगे तो बीच में कितना आएगा, एक ही आएगा, और यहाँ पे एक ही है, तो मतलब एक कॉम्बिनेशन यहाँ पे मिल रहा है। सेम ऐसे चेक करना है, तो आप ऐसे चेक करते रहेंगे तो आपको ईजिली पता चल जाएगा भाई किसके बीच में कितने लेटर होते हैं, अब आराम से कर ले जाएंगे। समझ रहे हो, ये चीज़ आपको चेक करनी है। और ऐसे क्वेश्चन बहुत ही बेहद ही आसान होते हैं। आपको ध्यान क्या देना होता है कि देखो जितना बड़ा लेटर होगा, जैसे मैं लिख देता हूँ, आपको लिख देता हूँ अनुदेशक लिख देता हूँ, अनुदेशक, ठीक है, अनुदेशक। तो जितना बड़ा लेटर होगा उतने गैप जो हैं ज़्यादा मिल सकते हैं। यहाँ पे क्योंकि लेटर छोटा है तो आपको याद रखना कि जो छोटे नंबर हैं जिनके बीच में छोटा नंबर है, जैसे 5 और 7 के बीच में 2 आते हैं, 5 7 2 माइनस होता है, 9 और 7 2 होते हैं, तो छोटे नंबर जो हैं आप ज़्यादा ट्राई करिए, ठीक है। उसके बीच में कॉम्बिनेशन बनना उतना ईजी होता है कंपैरेटिवली, कि भाई 6 से 18 के बीच में 11 होते हैं, तो क्या 11 मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते, क्योंकि भाई लेटर ही 1 2 3 4 5 6 7 अल्फ़ाबेट का लेटर है, उसके बीच में 11 कहाँ से आ जाएंगे। समझ रहे हो कहने का मतलब क्या है, ये चीज़ आपको समझनी है और इस तरह से करना है, ठीक है।
तो यहीं पे जो है हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। आई होप कि ये सेशन आपके लिए मीनिंगफुल रहा होगा, फ्रूटफुल रहा होगा, बहुत सारी चीज़ें आपने इससे सीखी होंगी। और ऐसे ही सेशंस मैं लाने वाला हूँ जिसमें हम जो है सारे टॉपिक्स कवर करेंगे धीरे धीरे करके। एंड मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस सारे के सारे आपको PYQs में करा दूंगा, जिससे आपको एकदम मस्त रिवीजन हो जाएगा आपका, कि आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है, आप देख सकते हैं कि हमारी जो PYQ सीरीज़ है ये हम लेके आए हैं, जिसमें हम सारे कराने वाले हैं आपका, चाहे वो रीजनिंग हो, रीजनिंग प्लस मैथ्स हो, चाहे आपका GK हो, चाहे आपका कंप्यूटर हो, और चाहे आपका पेडागॉजी के जो क्वेश्चंस हैं वो हों। हम चारों के चारों जो है सेट करवाने वाले हैं, और सारे के सारे ये आप देख सकते हैं सारे के सारे जो हैं वो PYQ रहने वाले हैं। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं रहने वाला है कि हम कहीं SSC का पेपर उठा के यहाँ पर ले आए, ऐसा कुछ नहीं रहने वाला है। SSC की GK यहाँ ले आए, ऐसा कुछ नहीं रहने वाला है। आपको वो प्रैक्टिस करनी वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ वही बताने वाला हूँ जो कि आया गया है, ताकि आपको भाई, है ना, ऐसा है ना, कई बच्चे ऐसे हैं जो कोर्स नहीं ले पाते। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, जब मैं भी जितने भी एग्ज़ाम निकालता हूँ वो मैं बिना किसी कोर्स के और बिना किसी उसके क्या बोलते हैं ये कोचिंग वगैरह के निकालता हूँ मैं। तो मैं भी वही चाहता हूँ कि भाई आप भी अपने ऊपर भरोसा करके जो है पैटर्न को समझते हुए पेपर आराम से निकाल लेंगे। ये पेपर इतना टफ नहीं होता है, आपको समझना होता है कि पैटर्न में क्या पूछा गया है और उसके हिसाब से आपको PYQs लगाने होते हैं, तो आपको आइडिया मिल जाता है कि क्वेश्चन कहाँ है। तो वही हम कराने वाले हैं। जनरल एबिलिटीज़ हैं जिसमें मैथ्स और रीजनिंग आएगा। कंप्यूटर में हम जो पेपर 2 है हमारा वो यहाँ पर सॉल्व करवाएंगे। जनरल स्टडीज़ GK आपकी जो है और पेडागॉजी जो है, सब चीज़ कवर करेंगे, और आपको एकदम बेहतरीन रिवीजन यहाँ पे मिलने वाला है। सारे के सारे PYQ रहेंगे, ये मैं आपको पहले बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, तो बस हमारे साथ जुड़े रहिए एंड इन्जॉय कीजिए इस सारे सेशंस को, एंड डू शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे सभी को।